हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे पॉलिटी में राष्ट्रपति टॉपिक को। तो दोस्तों, इसके पार्ट फर्स्ट में हमने 75 क्वेश्चन देखा था और दोस्तों ये पार्ट सेकंड है इसका, जिसमें जितने बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं हम आज उन्हें देखेंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, लूसेंट के जितने भी सब्जेक्ट हैं पूरा लूसेंट आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज दोनों मिलेगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, तो इसके पहले हम लोगों ने 75 क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम 76 क्वेश्चन से देखेंगे। तो दोस्तों, हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है, यानी किसका कार्य है संसद का अधिवेशन बुलाना। तो ये राष्ट्रपति का है। और दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है। तो दोस्तों, कौन सहायता और मंत्रणा देता है राष्ट्रपति को। तो संघीय जो मंत्री परिषद होती है वो। अगला दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी। तो दोस्तों, आर्थिक संकट की घोषणा जो है अभी कभी नहीं की गई। दोस्तों, ये कह रहा है जो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, तो वही कह रहा है कि वित्तीय आपात की घोषणा कब की गई थी। तो अभी भी कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है, इसका एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ है। अगला दोस्तों, विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो दोस्तों, इसके लिए राष्ट्रपति करता है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा भी गया है एसएससी में और आपके आरआरबी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो दोस्तों, ये जो थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। और दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया, क्योंकि एक ही ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति का कार्य किए हैं और कोई नहीं किया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का जो कार्य है किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना, ये इनका कार्य नहीं है। बाकी लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, ये सारे कार्य जो हैं दोस्तों ये राष्ट्रपति के हैं। अगला दोस्तों, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। और ये आपके आरआरबी के लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछते रहता है। अगला दोस्तों, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो दोस्तों, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। और दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा आते रहता है। अगला दोस्तों, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है। तो दोस्तों, वो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। आप इसको याद रखिएगा, किसी भी विधेयक को अगर पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो इसे कहा जाता है निलंबनकारी वीटो। अगला दोस्तों, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो दोस्तों, संघ और समवर्ती सूची दोनों विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, राज्य सूची पर जारी नहीं कर सकता है। राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता राष्ट्रपति, ये केवल संघ सूची और समवर्ती सूची के लिए कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जब दोनों सत्र में हो, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अगर सत्र चल रहा हो तो राष्ट्रपति जो होता है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो दोस्तों हर वर्ष भी संबोधित करते हैं और साथ में लोकसभा के लिए प्रत्येक जो आम चुनाव होते हैं 5 वर्ष बाद उनके उस समय भी। तो ये दोनों ए और बी दोनों सही है और ये आपके एसएससी में पूछा गया है और आरआरबी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? तो उसको राष्ट्रपति करता है और किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत। ये तीनों फैक्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, मृत्युदंड अगर दिया गया है तो उसको क्षमादान करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। तो ये याद रखिएगा और ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि जो आकस्मिक निधि है इसका संरक्षक कौन होता है? तो दोस्तों इसका जो संरक्षक होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन इसको याद रखिएगा और पूछता है, ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करना। ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकार को हस्तगत नहीं कर सकते हैं। अगला दोस्तों, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? तो दोस्तों इसमें जो है एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, तो ऐसी स्थिति में भी वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा को का अधिवेशन एक ही जगह बुला सकता है। ये भी सही है। दूसरा जो है, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, तब भी ये संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और तीसरा जो है, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई न करना, तब भी बुला सकता है। यानी तीनों परिस्थितियों में ये संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसका डी आंसर सही होगा। और दोस्तों ये जो मैंने तीनों फैक्ट बताए इसको याद रखिए। अगला दोस्तों, किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? तो दोस्तों ये किसी भी संस्तुति की ज़रूरत नहीं होती है, वो आकस्मिक निधि का संरक्षक होता है, तो जब चाहे तब वो इस पर खर्च कर सकता है। अगला दोस्तों, कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 74 के तहत है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति होता है जो युद्ध की घोषणा करता है और ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, फिर रिपीट कर सकता है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए? तो दोस्तों ये जो संसद के पटल पर रखवाने का जो काम होता है, संघ वित्त आयोग की सिफारिश को भी रखवाता है और साथ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को भी और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को भी रखवाता है, लेकिन लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं रखवाता है। तो इसका 1, 3, 4 सही, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अगला दोस्तों, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो दोस्तों आपको पता है कि लोकसभा जो होती है इसको जो भंग करने का अधिकार दिया गया है 99 दोस्तों, ये प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, केवल राष्ट्रपति अपने मर्जी से इसको भंग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री का परामर्श होना जरूरी है।
अगला दोस्तों, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर। और दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। यहीं पे मंत्रिमंडल शब्द का भी प्रयोग किया गया है पहली बार, और लिखित परामर्श, ऐसा नहीं कि मुंह से कह देंगे प्रधानमंत्री कि हाँ राष्ट्रीय आपात लगा दीजिए, नहीं, लिखित देना पड़ेगा, तब जाकर के राष्ट्रपति लगाता है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 123, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 123, इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दिया गया है। अगला दोस्तों, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, जब कोई सदन का अधिवेशन न चल रहा हो तो सॉरी दोस्तों, तब ये अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? तो दोस्तों, ये जो है आपका 6 सप्ताह। दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये 6 सप्ताह जब सदन का शुरू हो जाता है सत्र, तो इसके 6 सप्ताह के अंदर रखा जाना आवश्यक हो जाता है ताकि इसका अनुमोदन हो। अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो दोस्तों, उपरोक्त सभी के मामले, चाहे वो मृत्युदंड हो, चाहे सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड हो, या ऐसे मामले में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो दोस्तों, उसके पास सभी वीटो शक्ति होती है। पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबित वीटो, तीनों होती है। अगला दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था वह है? तो दोस्तों, ये भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम के मामले में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो दोस्तों होता क्या है, जैसे कि कोई बिल गया राष्ट्रपति के पास उसके सिग्नेचर के लिए, तो वो क्या करते हैं, उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। ये ऐसे होता है जैसे कोई चीज़ सामान लिया आपने, पॉकेट में रखे और भूल गए, तो उसी तरह के, इसलिए इसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। अगला दोस्तों, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो दोस्तों, एंग्लो इंडियन। और दोस्तों, याद रखिएगा, ये वाला जो एंग्लो इंडियन व्यवस्था है अब समाप्त कर दी गई है। अब केवल 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनीत करता है, बाकी लोकसभा में जो 2 एंग्लो सदस्यों को मनोनीत करने वाली व्यवस्था थी, ये समाप्त कर दी गई है। अगला दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट्टा मार के रखिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति के में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जिस तरह से एम हिदायतुल्लाह साहब ने किया था, और वही पहले व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बने हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के बाद। अगला दोस्तों, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। तब दोस्तों, अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तब आपको अनुमति देनी ही होगी। अगला दोस्तों, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों, ये विधायी अधिकार है। और दोस्तों, आपके वनडे एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, जैसे कि पूछा जाता है कि वित्त आयोग क्या है, तो वह अर्ध न्यायिक है। इसी तरह से राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, अधिकार है, ये विधायी अधिकार है। आप इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? 111। इसका ऑप्शन दोस्तों है 1 और 3। तो दोस्तों, याद रखिए यहाँ से 1 और 3 का जो है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष जो अनुच्छेद 280 के तहत करता है, और संघ राज्य क्षेत्रों के जो संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, याद रखिएगा, ये संघ शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री बनते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रशासक हो, या फिर इन्हें उपराज्यपाल भी कहीं कहा जाता है, तो इनकी नियुक्ति जो होता है ये राष्ट्रपति करता है। और इसमें यही इम्पॉर्टेंट है कि संघ शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो दोस्तों राज्यों की विधानसभाएं जो होती हैं इसके महाभियोग में भाग नहीं लेती, जब इसमें महाभियोग लगता है, लेकिन इसके निर्वाचन में भाग लेती हैं। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, बाकी वो 35 वर्ष की आयु पूरी करता हो, सांसद सदस्य चुने जाने की योग्यता हो, देश का नागरिक हो, बस इतना होना चाहिए तो राष्ट्रपति चुना जा सकता है। अगला दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो दोस्तों अगर वो उच्च सदन का हो सदस्य होगा तो नहीं होगा। अगला दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों इसमें सही ढूंढना है, तो इसमें सही जो है, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। तो दोस्तों इसका कह रहा है दोस्तों कि सही कथन। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है एक अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 115 का, इसका 2 और 4 सही दिया गया है। अगला दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है दोस्तों, भारत गणतंत्र है इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचित सांसदों और विधानसभा सदस्यों द्वारा। दोस्तों ये शब्द याद रखिएगा, निर्वाचित, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो दोस्तों चुनाव मंडल में लोकसभा के चुने गए सदस्य, राज्यसभा के चुने गए सदस्य और राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्य, और राज्य विधान परिषद की सदस्य जो होते हैं इसमें भूमिका नहीं होती। इसका आंसर होगा सी, 1, 2, 3। अगला दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो दोस्तों इसमें सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। अगला दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है? तो दोस्तों इस समय जो है ये बदल चुका है, तो इस समय ये क्वेश्चन प्रासंगिक नहीं है। अगला दोस्तों, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो दोस्तों शायद ये भी इस समय चेंज हुआ गया है, हालांकि उस समय 15,000 था। अगला दोस्तों, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आवेदन कितना रुपया प्रतिवर्ष मिलता है? तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये करंट के क्वेश्चन हैं, और इसका एक मेरा वीडियो शॉर्ट वीडियो होगा, आप उसे देख लेंगे तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो दोस्तों संसद का एक अभिन्न अंग है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया। दोस्तों जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। अगला दोस्तों, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 2 अवधि के लिए राजेंद्र प्रसाद थे, और दोस्तों ये कंटिन्यू यानी लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, ये उपलब्धि इनके साथ है, और ये कई बार पूछा गया है, तो ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष सही हैं? तो पहला जो इसमें कथन दिया गया है दोस्तों, 35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के पात्र है, तो ये सही है दोस्तों। अगला है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति 1 से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है, ये भी सही है दोस्तों। कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं है, ये भी सही है, यानी इसका आंसर सी होगा दोस्तों, इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला दोस्तों, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो जो संघीय संसद होती है दोस्तों ये करती है कि कौन सा पद लाभ का पद है और कौन सा नहीं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति को है, और दोस्तों ये आपके आरआरबी कांस्टेबल में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा।
दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछ चुका है, फिर पूछेगा, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, संसद के भी और राज्य विधानसभाओं के, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा इसको। अगला दोस्तों, भारतीय गणतंत्र का वो कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। अगला दोस्तों, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। और दोस्तों इसको सीधे क्वेश्चन ये पूछेगा, इसको याद रखिएगा कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? संवैधानिक अध्यक्ष तो राष्ट्रपति होता है। अगला दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, तो पहली बार संविधान सभा ने इनको चुना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेता है तो अपना त्यागपत्र किसके संबोधित करके लिखेगा? तो दोस्तों ये जो होता है ये राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेंगे। राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति को देता है। तो ये आप याद रखिएगा और ये दोनों आपसे पूछा जाता है और आरआरबी में ये पूछा भी गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये भी सदाबहार जी के क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा आते रहता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों ये 35 वर्ष है। और दोस्तों आपके आरआरबी में, एसएससी में ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसका मतलब यही है। अगला है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों को, कोई भी सदन चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, कोई भी इस पर अभियोग लगाने का अधिकार रखता है। अगला दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट्टा मार के रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। अगला दोस्तों, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दतः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो संसद के सदनों को संदेश भेजना ये शब्दतः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये कई बार रिपीट किया गया है तो इसको रट्टा मार के रखेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य। अगला दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। दोस्तों ये भी वनडे का स्पेशल क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला दोस्तों, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? तो दोस्तों राष्ट्रपति। और ये आपके आरआरबी का पेट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है। अगला दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो दोस्तों ये 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे राजेंद्र प्रसाद जी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बिहार एसएससी में पूछा गया है। अगला दोस्तों, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये महिला थी, इसलिए इनका याद रखिएगा ये किस नंबर की राष्ट्रपति थी? तो 12वें नंबर की। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो विधान परिषद जो होता है ये भाग नहीं लेता है। बाकी लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और ये आरआरबी का पेट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है?
तो पहले जो दोस्तों थे NS रेड्डी थे, फिर ज्ञानी जैल सिंह थे, फिर R वेंकटरमन थे, फिर शंकर दयाल शर्मा जी थे। ये इनका क्रम है। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों इसी तरह से लूसेंट का जो पॉलिटी का और भी टॉपिक है वो आपको दे दिए जाएंगे, और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।